चलो ध्यान दो। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग सबसे लास्ट में एक दो रिएक्शंस कराए थे, केवल एक ही रिएक्शन कराया था एक्चुअल में, तो उसी रिएक्शन वाले पार्ट को हम एक बार डिस्कस करेंगे अभी। और लास्ट क्लास में बोला भी था इसी चीज को हम लोग बाइकार्बोनेट टेस्ट भी बोलते हैं। तो जैसे हम लोग का यहाँ पे रिएक्शन शायद मैंने लिखा था HCl वाला पार्ट, जो हमको ध्यान है HCl वाला पार्ट NaSCO3 के साथ रिएक्शन जब करेगा तब उसके प्रोडक्ट में NaCl प्लस H2CO3 का फॉर्मेशन कराएगा, और H2CO3 वाला पार्ट आराम से CO2 प्लस H2O में डिसोसिएट करेगा, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप वाले पार्ट अनस्टेबल होते हैं, वहां से H2O रिलीज करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आराम से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग इसी रिएक्शन को थोड़ा आगे मूव कराते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? 16। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करके देखो। फिजिबिलिटी वाला पार्ट तुम लोग को चेक करना है। ये सारे के सारे रिएक्शन बाइकार्बोनेट टेस्ट से रिलेटेड है, मतलब बेसिकली। अच्छा, एक काम करो, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following can show positive bicarbonate test? Can show positive bicarbonate test. बताओ ये पहला वाला रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा? मतलब पहले वाले केस में पॉजिटिव बाइकार्बोनेट टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
जल्दी बता कोई, फर्स्ट वाले केस में बाइकार्बोनेट टेस्ट होगा कि नहीं होगा? कोई बोल ही नहीं रहा जी। हाँ अंशु, बता जल्दी। होगा सर। पहले वाला केस होगा। लास्ट क्लास में चीज मेंशन किया था कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट मेंशन किया था कि जब हम लोग किसी भी एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो एसिड वाला पार्ट NaSCO3 के साथ रिएक्शन करने पे प्रोडक्ट में H2CO3 बनाएगा। तो जब भी कभी H2CO3 बन रहा होगा तो एक ही कंडीशन पे बनेगा। हम लोगों का जो गिवन एसिड है वो H2CO3 वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए। तो इतना मालूम है, कार्बोनिक एसिड वीकर एसिड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है, मतलब हम लोग आराम से पीते हैं उसको, तो वीकर एसिड तो है। तो इस केस में हम लोगों का H2SO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है जबकि H2CO3 वीकर एसिड है। तो अगर स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड में कन्वर्ट हो रहा तो रिएक्शन फिजिबल होगा, और अगर रिएक्शन फिजिबल होगा तब उस केस में आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं हम लोग। तो पहले वाले केस में H2CO3 बनेगा, और अगर H2CO3 बनेगा तो यहाँ से CO2 वाला पार्ट निकलेगा, मतलब बेसिकली इफरवेसेंस होगा, तो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग का पॉजिटिव बाइकार्बोनेट टेस्ट वाला पार्ट हो रहा है। तो प्रोडक्ट में यहाँ से एक H प्लस हटेगा तो यहाँ पे एक H प्लस ऐड होकर H2CO3 बनाएगा। तो बाकी बचे प्रोडक्ट में NaHSO3 हम लोग तो NaHSO4 वाला पार्ट आराम से बना सकते हैं। बस मेन पार्ट ये है कि H2SO4 वाला पार्ट पॉजिटिव इफरवेसेंस टेस्ट आराम से शो कर पाएगा, या फिर पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलो या फिर पॉजिटिव NaSCO3 टेस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, सारे के सारे पार्ट सही है। सेकंड वाले केस को ध्यान रखना, ध्यान तो क्या ही रखना है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। सबसे पहला पार्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लेके चलें तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट से अगर H प्लस हटाएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में O माइनस आएगा। H2CO3 से जब H प्लस हटाएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में O माइनस आएगा। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर का भी पार्ट रेजोनेंस में जा सकता है। तो एक ही पाई बॉन्ड है और एक ही पाई बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में जाना है, लेकिन यहाँ के लोन पेयर के रेजोनेंस के वजह से ये जो राइट साइड का रेजोनेंस है, मतलब ऑक्सीजन माइनस का रेजोनेंस है, ये थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन माइनस का रेजोनेंस कम हुआ इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी वाला पार्ट कम हो जाएगा, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब पहला वाला कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला पार्ट। तो ये फैक्ट सीधा याद रख सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी दे भी रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आराम से इफरवेसेंस टेस्ट दे सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इस केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमेशा H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये फैक्ट सीधा याद रखना है, ये आगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ भी करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, ये वर्ड ध्यान रखना थोड़ा, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं का मतलब है कि हम लोग मान लो 10th क्लास में जैसे एक सवाल दे रखा था, तुम लोग को याद होगा शायद से, एक बीकर है, दूसरा बीकर है और तीसरा बीकर है, एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में वाटर है। ये नहीं पता कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है, किसमें वाटर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम लोग लिटमस टेस्ट के बेसिस पे काम करते थे। तो लिटमस पेपर डाले तो लिटमस टेस्ट जहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, उन सब चीज़ों से फिर कॉम्बिनेशन निकाल करके सब कुछ काम किए थे। तो बेसिकली किसी पार्टिकुलर टेस्ट के बेसिस पे हम लोग कोई भी एक अननोन स्पीसीज को, मालूम होता है कि है क्या, लेकिन उस अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन सब टेस्ट को आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बोला जाता है। इस चीज़ को हम लोग
प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में डिस्कस भी करते हैं। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में हम लोगों के पास जो भी टेस्ट होगा, तो कोई भी कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब कि ये चीज़ हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए, ये इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद आइडेंटिफाई कर लिए, तो उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं। इसका तुम लोगों को एक बुकलेट मिलेगा अभी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट का। अभी के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म इसका याद नहीं रखना है, बट टाइम के साथ जैसे जैसे हम लोग रिएक्शन कराते जाएंगे तुम लोगों को हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म याद होता चला जाएगा। जैसे नॉर्मली हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे लास्ट में डिस्कस करना प्रेफर करते हैं ताकि सारी चीज़ें जान लें, बट इस बार हम पहले करेंगे। पहले प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद मतलब करेंगे क्या, एक शीट होगा, वो शीट तुमको याद रखना है, उसको खुद से एक बार सोच करके देखना है, खुद से पढ़ करके देखना है। अगर कोई दिक्कत होगा तो हम केवल डाउट डिस्कशन करेंगे उसमें। और टाइम के साथ जैसे जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा वैसे वैसे तुमको हर एक पार्ट का रिएक्शन याद होता चला जाएगा। मतलब अभी बेसिकली तुम उसको रटना है, क्योंकि लोगों को उसी को रटने में दिक्कत होता है। तो अभी रिएक्शन मैकेनिज्म चल नहीं रहा, अभी लोड भी नहीं है, तो इसलिए रटने का काम अभी पहले कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग सारे के सारे रिएक्शंस को रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करते जाएंगे, तो वो चीज़ बार बार रिकॉल होता चला जाएगा। तो इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट ज़्यादा एसिडिक होता है, आराम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फिजिबल बनाएगा, मतलब CO2 लिबरेट करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल गिव पॉजिटिव इफरवेसेंस टेस्ट। लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद डिस्कस किया था कि सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड बाइकार्बोनेट मतलब सॉरी कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो बेसिकली सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट हम लोगों के कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर ज़्यादा एसिडिक है तो आराम से रिएक्शन फिजिबल होगा, और अगर फिजिबल होगा तो पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आराम से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 वाले पार्ट में OH, अगर इसका रिएक्शन हम लोग NaHCO3 के साथ कराएं तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में यहाँ से H प्लस हटाएंगे, इस पे H प्लस ऐड करेंगे, और उसके अलावा हम लोगों के पास प्रोडक्ट में ये जो Na है ये ऑक्सीजन माइनस के साथ चला जाएगा। इसका मतलब बेंजीन के ऊपर O माइनस या ONa आराम से ले सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग आराम से फिनॉक्साइड आयन बोल सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट में हम लोग फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो देख लेते हैं दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा। जैसे लास्ट क्लास में बोला था कि आइदर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो या फिर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो। तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना एनी हाउ आसान होता है। ये प्रोडक्ट के साइड में बेस है, जबकि ये पार्ट रिएक्टेंट के साइड का बेस है, बाइकार्बोनेट आयन। और इन दोनों में हम लोग को स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन सा है या फिर ज़्यादा बेसिक कौन सा है। तो पहले वाले केस में ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस इफेक्ट लिख दिया। दूसरे वाले केस में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, मतलब -M इफेक्ट वाला पार्ट है। तो -M इफेक्ट में और रेजोनेंस इफेक्ट में -M ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, और अगर ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है इसका मतलब पहला वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो लेस बेसिक नेचर का होगा, जितना स्टेबल उतना लेस बेसिक। इसका मतलब हम लोगों का फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा बेसिक है। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को कंसिडर करें तो इस केस में रिएक्टेंट के साइड में यहाँ पे बेस मालूम है और प्रोडक्ट के साइड में फिनॉक्साइड आयन बेस है, बट इन दोनों में प्रोडक्ट वाला पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। तो अगर वीकर बेस स्ट्रॉन्गर बेस में कन्वर्ट हो रहा तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं हो सकता, और अगर रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा तो H2CO3 का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और अगर H2CO3 का फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब इफरवेसेंस भी नहीं मिलेगा। तो ये पूरा कंपाउंड ओवरऑल टेस्ट निगेटिव देगा, हम लोग ऐसा आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। उसके आगे वाले सवाल को ट्राई करो। सोच के देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या होगा, मतलब फिजिबल होगा कि नहीं होगा रिएक्शन। आगे वाले दोनों क्वेश्चंस ट्राई करके देखो।
क्वेश्चन नंबर 22 वाले पार्ट में रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 वाले पार्ट में भी रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? रिलेट करना बहुत ही आसान सा काम है। यहाँ से H प्लस हटाए, कंजुगेट बेस बनाए, यहाँ से H प्लस हटाए, कंजुगेट बेस बनाए, तो नीचे इसका कंपैरिजन करके देख लेते हैं हम लोग कि कंपैरिजन किस तरीके से हो पाएगा। तो हम लोग के कंपैरिजन वाले पार्ट में हम लोग को बेसिकली H2CO3 वाला पार्ट, सॉरी HCO3 माइनस वाले पार्ट को कंपेयर करना है फिनॉक्साइड आयन से विथ मेटा पोजिशन पे NO2 ग्रुप। तो मेटा पोजिशन पे अगर NO2 ग्रुप है भी तो भी रेजोनेंस इफेक्ट के बाद माइनस आई इफेक्ट है, इसके अलावा और कोई इफेक्ट नहीं है। जबकि पहले वाले केस में पहले एटम पे अनसैचुरेशन वाला पार्ट है, मतलब माइनस एम इफेक्ट है। तो माइनस एम इफेक्ट स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाएगा और ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो सेकेंड वाले पार्ट का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब जब ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन वाले पार्ट के साथ हम लोगों का फिनॉल वाला पार्ट, फिनॉल नहीं सॉरी, हम लोगों का NaCO3 वाला पार्ट जब रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो एसिड दे रखा था उसके तरफ से हम लोगों को एक बेस का फॉर्मेशन कराएगा। तो रिएक्टेंट वाले साइड में जो बेस है और प्रोडक्ट वाले साइड में जो बेस है, इन दोनों में प्रोडक्ट वाला पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, रिएक्टेंट वाला पार्ट वीकर बेस है। और वीकर बेस स्ट्रॉन्गर बेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब H2CO3 का फॉर्मेशन नहीं करा सकता। तो एफरवेसेंस टेस्ट हमेशा नेगेटिव देगा, आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो एक चीज़ देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, जैसे यहाँ पे H प्लस वाला पार्ट ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू 22 नंबर, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ निगेटिव चार्ज रेजिडेंस में तो था, जबकि 22 नंबर में तो केवल प्लस आई इफेक्ट है। तो अगर केवल प्लस आई इफेक्ट है, इसका मतलब ये अल्कोहल वाला पार्ट थोड़ा वीक एसिड है। तो अगर ये वीक एसिड है और कार्बोनिक एसिड वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर एसिड, वैसे भी सुन रखा है जैसे वाटर और कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिक एसिड वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर एसिड है और वाटर और अल्कोहल में वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो अगर वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन वाटर, तब उस केस में वीक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब टेस्ट वाला पार्ट पॉजिटिव नहीं दे पाएगा। इस एक चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन इस रिएक्शन से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखना है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 23 में और 24 वाला पार्ट दो फैक्ट कंसिडर कर सकते हैं। नाइट्रोफिनॉल के केस में, केवल नाइट्रोफिनॉल के केस में जो हम लोगों का पारा ऑर्थोमेटा एसिडिकेशन का ऑर्डर आता था, तुम लोग क्लास में बताया था पॉम्फिनॉल, ये ऑर्डर याद रखना होता है नाइट्रोफिनॉल में। पारा वाले पार्ट में एसिडिकेशन ज़्यादा निकल के आ जाता था क्योंकि ऑर्थो वाले पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करता था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा डिक्रीज करता है, और इतना ही डिक्रीज करता है कि पारा वाला पार्ट उससे ज़्यादा एसिडिक निकल के आता है। लेकिन इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है कि हम लोगों का जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये बाइकार्बोनेट टेस्ट निगेटिव देता है, जबकि पारा नाइट्रोफिनॉल बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो इन तीनों में पॉम्फिनॉल में केवल पारा वाला पार्ट हम लोगों का बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव देगा, बाकी दोनों के दोनों पार्ट टेस्ट नेगेटिव देगा, क्योंकि दोनों एसिड्स का, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल, इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग के H2CO3 से कम निकल के आता है। वैसे जैसे एक चीज़ देख लो यहाँ पे, अगर हम लोग पहले वाले कंपाउंड से H प्लस हटाएंगे तो पहले वाले केस में O माइनस बनेगा और NO2 वाला पार्ट माइनस एम शो कर सकता है। दूसरे वाले केस में भी O माइनस बनेगा और NO2 वाला पार्ट ऑर्थो पोजीशन पे है तो माइनस एम शो कर सकता है। लेकिन पहले वाले केस में माइनस एम आराम से एग्जिस्ट करेगा, जबकि दूसरे वाले केस में पहले ही यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने की वजह से H2CO3 से भी कम निकल के आता है। तो एक्चुअल में ये 24 नंबर वाला ही फैक्ट याद रखना है कि पॉम्फिनॉल वाले पार्ट में केवल पारा नाइट्रोफिनॉल हम लोगों के पास इफरवेसेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा, जबकि ऑर्थो एंड मेटानाइट्रोफिनॉल अपना टेस्ट निगेटिव देंगे। एक फैक्ट याद रखना है, इसके ऊपर सवाल पूछा भी जा चुका है और पूछा जाएगा भी डेफिनेटली, मतलब एक सिंपल से सवाल के फॉर्मेट में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टीजर टाइप में हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो पॉजिटिव इफरवेसेंस टेस्ट। अब उसमें सारे एग्जांपल्स में एक ये भी एग्जांपल रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखने का है। इन दोनों एग्जांपल्स को नोट कर लो।
और आज तुम लोगों को हम जीओसी का बुकलेट भेज देंगे पीडीएफ में। वो जीओसी के बुकलेट से क्वेश्चंस कौन कौन से सॉल्व करने हैं वो हम मेंशन कर देंगे अभी लास्ट में क्लास के, ताकि जीओसी में जो एसिड बेसिस रिएक्शन का फिजिबिलिटी था, उस फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेसिस रिएक्शन वाले पार्ट को आराम से कंसिडर कर पाए। तो अब हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट शुरू हो चुका है बेसिकली। जैसे हम लोग के रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले हम लोगों ने वो डिस्कशन किया हुआ था तुम लोगों के साथ कि ये क्या बोलते हैं, जो हम लोग का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें ओजोनलिसिस रिएक्शन कैसे करा सकते हैं, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे करा सकते हैं, वो सही बेसिक पार्ट था जो हम लोग को डिस्कस करना होता है। उसके अलावा फिर हम लोग अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा हाँ, एक काम कर सकते हैं, जैसे तुम लोगों को मैंने बोला था कि एक वीडियो बना करके हम भेज देंगे तुम लोगों को उस चीज़ के लिए, क्या बोलते हैं, जो एलिन्स का स्ट्रक्चर था, जो बाईफिनाइल का स्ट्रक्चर था, जो स्पाइरो कंपाउंड का स्ट्रक्चर था, कि उसमें हम लोग किस तरीके से ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे होते हैं, उसका तरीका क्या होता है, वो तरीका मेंशन करना था हमको। वो तरीका हम ध्यान से उतर जाता था बार बार। तो अभी हम उस तरीके को मेंशन कर देते हैं, क्योंकि अभी वीडियो का ऑप्शन है वो अपने पास, तो तरीका हम मेंशन कर देते हैं तुम लोगों को। बहुत ही सिंपल सा तरीका होगा, खुद से भी ट्राई करके देखना, मतलब उसको थियोरेटिकली याद मत रखा करना, उसको हम लोग प्रैक्टिकली आराम से याद रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं किस तरीके से हम लोग उसमें क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन करते वक्त हम लोग किस तरीके से उसको इमेजिनेशन के थ्रू काम कर सकते हैं। एक्चुअली इमेजिनेशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग हाथ के थ्रू आराम से अपने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारा स्क्रीन पे आ रहा है वापस से, और इस चीज़ को शुरू करते हैं। 1 मिनट थोड़ा लाइन करो। चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग जब नॉर्मली ऐसे बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में हम लोग ऐसे डिस्कशन करते हैं कि एलिन्स का अगर केस दे रखा या फिर बाइफिनाइल्स का केस दे रखा, तो तुम लोग को थोड़ा याद होगा। जैसे स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोगों को मेरा, जल्दी बताओ। यस। ओके। तो जैसे उसमें ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा था एलिन्स वाले पार्ट में, तो यहाँ पे मान लो क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन वाला पार्ट दे रखा, दूसरी साइड में भी क्लोरीन हाइड्रोजन दे रखा। तो वहाँ पे ये मेंशन किया था मैंने कि हम लोगों का जो क्लोरीन और हाइड्रोजन वाला पार्ट है, दूसरी तरफ क्लोरीन हाइड्रोजन वाला पार्ट है, ये प्लेन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मतलब लेफ्ट साइड का दोनों एटम, राइट साइड का दोनों एटम सेम प्लेन में नहीं होता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए ऑलमोस्ट अपने हाथ पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोग के पास केवल एक डबल बॉन्ड है, या बेसिकली हम लोग के पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ये अगर कंसिडर करके चले, तो इस तरीके का कंसिडरेशन निकल के आएगा। 1 मिनट। हाँ, चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग नॉर्मली जब डबल बॉन्ड का कंसिडरेशन लेके चलेंगे, तो हम लोग का डबल बॉन्ड इस टाइप से होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कार्बन है हम लोग के पास, तो उस कार्बन के ऊपर एक क्लोरीन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। दूसरे वाले साइड में भी एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन होगा। तो अगर एक पाई बॉन्ड है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लानर होगा, पूरा स्ट्रक्चर। तो आराम से एक क्लोरीन ले सकते हैं, तो उसके सामने एक क्लोरीन ले सकते हैं, और नीचे वाले पार्ट में हम लोग के पास हाइड्रोजन होगा। तो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोगों का जो क्लोरीन वाला पार्ट है बेसिकली नीचे चला गया, मतलब एक क्लोरीन वाला पार्ट हम लोग के पास तरफ नीचे चला गया, और दूसरा क्लोरीन वाले पार्ट को हम लोग आराम से ऊपर कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जैसे अगर हम लोग एलिन्स का केस लेके चले, तो एलिन्स वाले केस में नॉर्मली होता क्या, जैसे ये हम लोग का जो प्लेनर पार्ट था, तो लोग स्ट्रक्चर वाले पार्ट में दोनों क्लोरीन को एक साइड रखे थे और दोनों हाइड्रोजन को, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक प्लेन में था।
तो जब एलिन्स का केस होता है, मतलब बीच में एक डबल बॉन्ड आता है, तो उस केस में एक मॉलिक्यूल अपना प्लेन चेंज करके परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाता है। तो एक एटम जैसे था वैसे ही रह जाएगा, बट दूसरा एटम थोड़े परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाता है। उसके वजह से डिस्टेंस में फर्क पड़ता है। जैसे पहले क्या था कि हम लोग का दोनों के दोनों ग्रुप ऐसा दे रखा था, तो क्लोरीन से क्लोरीन का डिस्टेंस हम लोग कम दिख रहा था। हम लोग ऊपर जो थंब है मेरा, ये क्लोरीन है, तो डिस्टेंस कम दिख रहा है। जब इसको हम लोग दूसरे डायरेक्शन में रखते हैं तो दोनों क्लोरीन का डिस्टेंस बढ़ गया। अगर क्लोरीन का डिस्टेंस बढ़ गया तो स्विच ट्रांस स्ट्रक्चर बन बन के आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक को ऐसा रखें वर्टिकल प्लेन में, तो ऊपर साइड में क्लोरीन है और नीचे साइड में हम लोग के पास हाइड्रोजन दे रखा है, और दूसरा अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में चला गया, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जाने की वजह से ये हम लोग का जो थंब है, जो पीछे साइड दिख रहा है तुम लोग को, वो पीछे थंब है, और आगे साइड वाले पार्ट में जो हम लोग का लिटिल फिंगर है, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर निकल के आएगा। एक बार खुद से अपना हाथ का स्ट्रक्चर ऐसा बना के देखो तो तुमको दिखाई देगा कि उसमें जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, वो डिस्टेंस वाले पार्ट में बेसिकली जो डिस्टेंस है, इधर क्लोरीन वाले पार्ट का, ऊपर का क्लोरीन या नीचे का हाइड्रोजन, इसका डिस्टेंस जो हम लोग के राइट साइड वाला हैंड था, उसके क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों से बराबर निकल के आएगा। एक बार ट्राई करके देखो तो वो चीज़ तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम वीडियो बना करके भेजेंगे, आराम से फिर चीज़ें क्लियरली समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ट्राई करके देखो एक बार 2 मिनट में, अपने आप पता चला है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में कैसे चला जाता है। और क्योंकि हम लोगों का डिस्टेंस, एक तो डिस्टेंस वाला पार्ट हो गया पहला, और दूसरा डिस्टेंस के अलावा हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले पार्ट को भी सोच सकते हैं। मतलब वो जो हाथ का स्ट्रक्चर आएगा, कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर देगा, लीन्स का दे या स्पाइरो कंपाउंड का दे या बाइफिनाइल का दे, तो हम लोग हाथ को ही एक दूसरे के प्लेन के परपेंडिकुलर रोटेट करके आराम से वहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट चेक कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा घुमा लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपने आप समझ में आएगा, इसमें इमेजिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ का स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है, इस तरह के स्ट्रक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान चीज निकल के आना शुरू हो जाता है। अब हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। जैसे जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तो उसके इसमें हम लोगों के पास एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसका डिस्कशन करना होता है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाला पार्ट। और उसी ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाले पार्ट के बाद फिर हम लोग आराम से टॉटोमरिज्म वाला पार्ट शुरू कर सकते हैं। तो अभी तक, अच्छा हाँ सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अभी तक हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, पहले टॉटोमराइजेशन वाले पार्ट के डिस्कशन कर रहे हैं। तो टॉटोमराइजेशन के डिस्कशन के पहले एक छोटा सा टॉपिक होता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ये हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, तो इसका मतलब क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। और अभी के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म को बस देखना, इसको ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना कि ऐसा क्या हो गया क्यों हो गया, टाइम के साथ धीरे धीरे कुछ चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी इसमें। अभी के लिए हम इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ही क्यों ऐसा रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तुम लोग को बोला था कि कार्बोनिल कंपाउंड में इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे, तो उस तरीके से वेट करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा। चलो ध्यान दो। जैसे जब हम लोग ड्यूटेरियम एक्सचेंज की बात करते हैं, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज का मतलब बेसिकली ये होता है कि कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है, ये अपने आप को ड्यूटेरियम में कन्वर्ट कर लेता है। कन्वर्ट भी नहीं करता, बेसिकली ड्यूटेरियम उसको रिप्लेस कर देता है। तो जब हम लोग ड्यूटेरियम एक्सचेंज कराते हैं तो उस टाइम पे नॉर्मली एक चीज़ होता है कि एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं, ये दो रिएक्शन, दो रिएजेंट वाला पार्ट, एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों कंपाउंड में जो अल्फा कार्बन है, तो जैसे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होगा, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन से अटैच जो भी हम लोग का पहला कार्बन होगा, उस चीज़ को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। और नॉर्मली ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो अगर हम लोगों का कार्बन वाला पार्ट, जो कार्बोनिल कार्बन, ये नॉर्मली बोलने का टर्म होगा अपने को, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बोले या इसी चीज़ को इन जनरल हम लोग कार्बोनिल कार्बन बोल दें, तो इस केस में इस कार्बोनिल कार्बन से जो अटैच्ड कार्बन होगा, अगर वो sp3 रहा तो उस चीज़ को हम लोग अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन जनरल अल्फा कार्बन के ऊपर होता है। इन जनरल ऐसा कोई रूल नहीं कि अल्फा कार्बन पे ही होगा,
लेकिन एक नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन दिया जिसमें कहीं कोई डबल बॉन्ड वगैरह सब नहीं है, एक नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन, सिंपल सा एल्डिहाइड कीटोन, तब उस केस में केवल अल्फा कार्बन के ऊपर ही रिएक्शन होगा। और रिएक्शन में होता क्या है उस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली ये रिएजेंट यूज करते हैं कि जब हम लोग के पास मान लो जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड दे रखा है CH3 सी डबल बॉन्ड OH, अगर इसका रिएक्शन हम लोग NaO ड्यूटेरियम के साथ करें, मतलब जैसे NaOH होता है तो H की जगह पे हम लोग उसका आइसोटोप यूज कर लिए ड्यूटेरियम NaOD इन द प्रेजेंस ऑफ H2O के जगह पे, क्योंकि हम लोग को ड्यूटेरियम चाहिए तो हम लोग D लेके चल सकते हैं। तो अगर हम लोगों का जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो NaOD के साथ हुआ और NaOD के अलावा हम लोग D2O वाला पार्ट मीडियम में रख सकते हैं, क्योंकि एक्वस मीडियम चाहिए, अदरवाइज बेस और एसिड वाला पार्ट अपने एसिडिक स्ट्रेंथ को या बेसिक स्ट्रेंथ को शो नहीं करेगा। तो इन दोनों के प्रेजेंस में हम लोगों का जो अल्फा कार्बन है, तो C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड कार्बन और ये sp3 था तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हम लोग का जो अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन वाले पार्ट ये तीनों हाइड्रोजन अपने आप को ड्यूटेरियम में चेंज कर लेंगे और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH जैसा था वैसे का वैसे ही रह जाएगा। इस पूरे चीज को हम लोग ड्यूटेरियम एक्सचेंज बोला करते हैं। तो पूरा कंपाउंड में जहाँ हाइड्रोजन था वो अपने आप को ड्यूटेरियम में कन्वर्ट कर ले रहा है, तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो हेडिंग डाल के छोटा सा पार्ट मेंशन कर लो, मतलब पहला पॉइंट ये मेंशन कर लेना, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। और सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, ड्यूटेरियम एक्सचेंज जनरली टेक्स प्लेस एट अल्फा कार्बन, ड्यूटेरियम एक्सचेंज जनरली टेक्स प्लेस एट अल्फा कार्बन। और स्ट्रक्चर नोट कर लेना अल्फा कार्बन का मतलब। और उसमें ये रिएक्शन नोट कर लो नीचे के लिए अभी, रिएक्शन में होता क्या है किस तरीके से होता है उस चीज को मेंशन कर रहे हैं। है रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली अभी एसिड बेस्ड रिएक्शन, तो इसलिए इसको आराम से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एसिड बेस्ड रिएक्शन में भी कुछ पार्टिकुलर पार्ट है, अभी के लिए थोड़ा याद रखना होगा इसको, और बाद में हम लोग इसको आराम से कैसे यहीं पे रिएक्शन होता है, क्यों यहीं पे रिएक्शन होता है, उन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट इसके नीचे पर ध्यान रख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, नोट कर लो इस चीज को, अल्फा हाइड्रोजन इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर एंड on prolonged reaction it can be prolonged reaction with OH minus, with OH minus it can be removed। बहुत अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ पे, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन लंबे टाइम तक अगर हम लोग वहाँ पे OH माइनस के साथ रिएक्शन करा के छोड़ देते हैं तब उस केस में डेफिनेटली हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब अगर हम लोग लंबे टाइम तक के लिए छोड़ देंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नॉर्मली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या एसिड बेस रिएक्शन वाला पार्ट वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो अल्फा कार्बन का स्लाइटली एसिडिक नेचर होने की वजह से, और एसिडिक नेचर है भी, हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में डिस्कस किए थे, जैसे अगर मान लो हम लोग इस कार्बन वाले पार्ट से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो 3 हाइड्रोजन में से अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तब उस केस में 2 हाइड्रोजन बचेगा, एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, मतलब बेसिकली -m इफेक्ट है। तो इस -m की वजह से यहाँ का हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक नेचर का है
ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है, लेकिन फिर भी एसिडिक स्ट्रेंथ स्लाइटली है, जिसकी वजह से OH माइनस लंबे टाइम तक रिएक्शन करने पे आराम से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं यहाँ पे डायग्राम में। नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट आराम से रेजोनेंस में जा सकता है। तो नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में जा सकता है, इसीलिए यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक है। अगर मान लो हम लोग एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लेके चले या एक एक्स्ट्रा कार्बन लेके चले, तो इस केस में यहाँ का नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट रेजोनेंस में नहीं जा सकता। तो इस केस में यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा, इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते एसिड बेस रिएक्शन वाले पार्ट में। एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसको हम लोग कभी भी रिएक्शन में रिमूव नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज ध्यान रखना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब बेसिकली कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड कार्बन, इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उससे अटैच्ड कार्बन वाले पार्ट को हम लोग बीटा कार्बन बोला करेंगे। तो अल्फा कार्बन भी होता है, बीटा कार्बन होता है, गामा कार्बन होता है, ये सब हम लोग कार्बन आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इसके इसमें पहले अल्फा कार्बन जिसके ऊपर रिएक्शन होगा, फिर बीटा कार्बन जिसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, फिर उसके आगे गामा कार्बन, इस टाइप से आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना। अल्फा हाइड्रोजन इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर एंड ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन, प्रोलॉन्ग का मतलब हो गया लंबे टाइम तक रिएक्शन कराने पे OH माइनस वाला पार्ट आराम से हाइड्रोजन वाले पार्ट को रिमूव कर सकता है। चलो ध्यान दो, अब इसमें होता क्या है उस चीज के ऊपर हम लोग आते हैं। जैसे हम लोग रिएक्शन के स्टेप्स को मेंशन कर रहे हैं, और स्टेप को मेंशन करने वाले को ही हम लोग मतलब पूरे स्टेप को जो मेंशन करते हैं उसी चीज को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो स्टेप को जब मेंशन कर रहे हैं तो इसमें होता क्या है, तो हम लोग रिएक्शन को मालूम है कि हम लोग को प्रोडक्ट में बेसिकली ये चीज़ बनाना है। जैसे यहाँ पे NaOD के साथ रिएक्शन हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ D2O, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों के पास CD3CHO का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग मैकेनिज्म जब बनाएंगे, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल और ये लास्ट मटेरियल होना चाहिए, तो हम लोग मैकेनिज्म में स्टेप जो मेंशन कर रहे हैं वो इस टाइप का मेंशन कर सकते हैं कि इस हाइड्रोजन वाले पार्ट में से कोई एक, मतलब इस अल्फा कार्बन के इसे एक हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ हम लोगों का OD माइनस रिएक्शन किया। बेसिकली OH माइनस की जगह पे OD माइनस है, तो OD माइनस या OH माइनस H प्लस के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो OD माइनस यहाँ के H प्लस के साथ एसिड बेस रिएक्शन किया। हमेशा एरो जिधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ये रेजोनेंस में ही बताया था, जहाँ लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है वहीं से एरो शुरू करते हैं, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही तो डोनेट कर पाएगा। तो हम लोग हमेशा, जैसे OD माइनस में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, तो यहाँ से एरो शुरू करके हम लोग हाइड्रोजन तक डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखे हैं वहीं से एरो शुरू कर रहे हैं। तो इस OD माइनस का नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी में है, और जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो बेसिकली हाइड्रोजन प्लस के साथ कंबाइन करेगा। तो प्लस के साथ कंबाइन करने का मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं जो हम लोग रेजोनेंस में भी करते थे, जैसे मान लो यहाँ OH है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो जब यहाँ पे लोन पेयर वाला पार्ट रेजोनेंस में जाता था तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग हटा देते थे। तो जब ऑक्सीजन वाला पार्ट रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज ले तो ज़्यादा बेटर होगा। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन पे डाला, तो यहाँ के वजह से कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। तो जब यहाँ डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड ब्रेक होकर के आगे चला गया। तो जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, मान लिया सिंगल बॉन्ड होता तो सिंगल बॉन्ड भी आराम से ब्रेक करके आगे चला जाता। ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग का जो रिएक्शन वाला पार्ट है, जब OD माइनस वाला पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके इसमें जो यहाँ का सिंगल बॉन्ड है, तो जैसे यहाँ कार्बन के सिंगल बॉन्ड वाले पार्ट को आगे शिफ्ट किया है, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप से हाइड्रोजन का भी बॉन्ड कार्बन वाले पार्ट पे डाल सकते हैं। क्योंकि होना यही है कि यहाँ का H प्लस वाला पार्ट हम लोगों के OH माइनस के साथ या OD माइनस के साथ कंबाइन करेगा, तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आराम से बनाया जा सकता है। लेकिन हम लोग ऐसा लिखेंगे नहीं, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो ऐसा है AB, या फिर H ले लेते हैं, H और C, तो यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ H प्लस ले लिया और यहाँ कार्बन के ऊपर माइनस ले लिया, फिर यहाँ से OD माइनस वाले पार्ट को H प्लस के साथ कंबाइन करके यहाँ से HOD का फॉर्मेशन करा दिया। लेकिन हम लोग ऐसे बॉन्ड को अपने आप से ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टेप में उसको इस तरीके से नहीं लिखा करेंगे, उसको हमेशा इस एरो के फॉर्मेट में ही लिखेंगे। सबसे पहला काम, OD माइनस H के साथ कंबाइन किया, और जैसे ही H के साथ कंबाइन किया तो उस केस में हाइड्रोजन वाले पार्ट का जो कार्बन के साथ बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के कार्बन के ऊपर चला गया, क्योंकि H प्लस O माइनस के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी में है।
तो इससे होगा क्या, तो इस केस में हम लोगों के पास CH3 में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके अलावा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H का फॉर्मेशन आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो अपने पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों के पास एक H प्लस हटा, यहाँ माइनस चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। और उसके अलावा क्या बनेगा, तो OD माइनस H के साथ कंबाइन किया, इसका मतलब HOD का फॉर्मेशन, जैसे H2O है या D2 है उसी की जगह पे HOD का फॉर्मेशन होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, जैसे ये अपने काम का नहीं होता ज़्यादा, ये HOD वाला पार्ट बन रहा है नहीं बन रहा वो अपने काम का नहीं होता। हम लोगों को मतलब मोस्टली कार्बन चेन से होता है। जहाँ पे प्रोडक्ट में कार्बन चेन है हम लोग केवल उस चीज़ को कंसिडर करके चलेंगे। तो हम लोग इसको बनाएं HOD को या नहीं बनाएं कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज़ को हम लोग आराम से छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो बन गया। अब उसके बाद हम लोग का जो D2O है, तो जैसे अभी एसिड बेस रिएक्शन का फिजिबिलिटी डिस्कस किया था, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ D प्लस वाला पार्ट आराम के साथ इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो नेगेटिव चार्ज D प्लस के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक करके फिर से ऑक्सीजन पे डाल सकते हैं सेम टाइप से। जैसे हम लोग पहले वाले केस में नेगेटिव चार्ज H प्लस के साथ कंबाइन किया तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आया, एग्जैक्टली सेम टाइप से कार्बन का नेगेटिव चार्ज D प्लस के साथ कंबाइन किया तो उस केस में OD माइनस का फॉर्मेशन हुआ। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों के पास CH2 वाले पार्ट के ऊपर एक ड्यूटेरियम का एडिशन हो गया, उसके अलावा C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो जैसे तुम लोगों को एक फैक्ट याद होगा, हाँ भी आदर्श, आवाज आ रहा है? यस सर। इन दोनों में ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होता है, CD और CH में? तो CH का। CH का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, पक्का? यस सर। खाना नहीं खाया है क्या? खाया हूँ। तो तभी भी आंसर गलत बता रहा है, नींद आ रहा है क्या खाना खा के? अनुज? CD का ज्यादा होता है CD का ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है? सर। एटॉमिक वेट H और D में D का ज्यादा होता है, उसके कंपेरेबल हो जाता हाइड्रोजन वाले पार्ट का एटॉमिक मास कम होता है एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम, तो बॉन्ड भारी होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। हाइपर कंजुगेशन में मेंशन भी किया था, इस CH का हाइपर कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन CD, क्योंकि CH का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है एज कम्पेयर टू CD वाला पार्ट। तो इस केस में एक चीज मालूम है अगर हमको कि CD का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू CH, तो मान लो अगर यहाँ पे फिर से OD माइनस को रिएक्शन करना होगा, तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, आइदर हम लोग ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन कर लें या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लें। बट क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट थोड़ा हाइयर होता है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन, तब उस केस में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहेगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट रिलेटिवली ज़्यादा इजीली ब्रेक हो पाएगा, तो फिर से OD माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग कार्बन पे डाल सकते हैं। जिसको बॉन्ड ब्रेक करने वाला स्टेप नहीं समझ में आएगा सीधा पूछ लेना, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेप है, इस तरह के रिएक्शंस आगे चलेंगे धीरे धीरे, इन स्टेप्स को जरूर पूछ लिया करना। तो OH माइनस वाला पार्ट, सॉरी OD माइनस वाला पार्ट H प्लस के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन पे भेज देंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इस केस में आराम से हम लोग के पास CH, उसके अलावा एक ड्यूटेरियम वाला पार्ट था, एक माइनस चार्ज बना, और उसके अलावा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H का फॉर्मेशन। अब क्या होगा, तो फिर से वापस से हम लोग का जो रिएक्शन ये मीडियम में D2O दे रखा, तो नेगेटिव चार्ज ड्यूटेरियम के साथ कंबाइन करेगा, जब ड्यूटेरियम के साथ कंबाइन करेगा तो उस केस में एक तो हम लोग के पास हाइड्रोजन रह गया और उसके अलावा दो ड्यूटेरियम रह गया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H। तो अब इसके बाद का स्टेप हम एक ही बार में मेंशन कर रहे हैं। पहले स्टेप में OD माइनस रिएक्शन करेगा, मतलब जब जैसे हर जगह कर रहा था, जैसे पहले वाला पार्ट, पहले स्टेप में OD माइनस रिएक्शन किया था और दूसरे स्टेप में D2O रिएक्शन किया। तो फर्स्ट स्टेप में OD माइनस रिएक्शन किया और दूसरे स्टेप में D2O रिएक्शन किया, तो इन दोनों के रिएक्शन की वजह से पहले यहाँ से H कटेगा, फिर ड्यूटेरियम ऐड होगा, तो जब ये दोनों रिएक्शंस होंगे तब उस केस में आराम से हम लोग का प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है आराम से ऊपर CD3 के साथ CHO के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकता है। इस चीज को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म बोल सकते हैं, पहले एक पार्ट हटा फिर एक पार्ट ऐड हुआ, फिर एक पार्ट हटा फिर एक पार्ट ऐड हुआ, इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा रिएक्शन का स्टेप लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इस चीज को हम लोग ओवरऑल ड्यूटेरियम एक्सचेंज बोला करते हैं। नोट कर लो इस चीज को, रिएक्शन मैकेनिज्म को, और अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना।
बोलो भाई, किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो पूछ सकता है। चलो, अगर दिक्कत नहीं है तो एक चीज पे ध्यान देना। जैसे एक तो ये पार्ट, जो हम लोग का अल्फा हाइड्रोजन है, हम लोग केवल यहीं के हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, पहला चीज। और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेसिकली उन सबको हटा सकते हैं। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना, एक जनरल केस में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जहां जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उन सबको हटाएंगे। लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल याद करके मत बैठे रहना कि हमेशा उसी हाइड्रोजन को हटाएंगे जो अल्फा हाइड्रोजन है। हो सकता है कि रेजोनेंस का केस हो, कंजुगेशन सिस्टम का केस हो, तो हम लोग बाकी जगह से हाइड्रोजन को भी हटा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिसको अभी याद रखें ना अभी के लिए। आगे जाने के बाद धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा था, कैसा हो रहा था, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे इस चीज को लेकर के। एक पॉइंट तो ये है कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज takes place takes place in acidic medium as well। इन एसिडिक मीडियम एज वेल। एसिडिक मीडियम का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग डी प्लस के साथ D2O दे रखे होंगे, या फिर बेसिकली D3O प्लस दे रखे होंगे। दोनों में से जो रिएजेंट दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डी प्लस दे रखा मतलब जैसे D2SO4 दे रखा, तो D2SO4 के साथ D2O दे रखा, या सिंपली D3O प्लस दे रखा, कुछ भी दिया उसे कोई दिक्कत नहीं है, उधर भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा आराम से। होगा अल्फा कार्बन के ऊपर ही, कहीं और नहीं होगा, बट उसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। और सेकंड पॉइंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, ऑल द हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन where negative charge can be formed, where negative charge can be formed and undergo resonance with carbonyl carbon can be replaced। कार्बोनिल कार्बन जब भी बोलेंगे तो ऐसा डिनोट कर लिया करना, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ दो फ्री वैलेंसी। बट उसमें ध्यान रखना एल्डिहाइड और कीटोन होगा उसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, इस तरह के केसेस नहीं होने चाहिए। साइड में यहाँ पे मेंशन कर लेना एल्डिहाइड कीटोन। ऑल द हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन
where negative charge can be formed and undergo resonance with carbonyl carbon can be replaced during deuterium exchange. During deuterium exchange, जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उन कार्बन के जहां जहां पे नेगेटिव चार्जेस बना सकते हैं, जो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा सकते हैं। अब वो रेजोनेंस डायरेक्टली हो या फिर लंबा कंजुगेशन सिस्टम हो, जितना लंबा कंजुगेशन सिस्टम होगा उतनी अच्छी चीज है। बट हम लोग को बस ये देखना है कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है और नेगेटिव चार्ज किन किन कार्बन के ऊपर डेवलप हो रहा है। जिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उन सारे कार्बन के हाइड्रोजन को हम लोग आराम से रिप्लेस करते जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन वाले पार्ट में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे इसमें, तो अपने आप समझ में आएगा। क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। फाइंड द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ड्यूरिंग ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ड्यूरिंग ड्यूटेरियम एक्सचेंज। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चन नोट मत करना। एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन नोट सॉल्व करना। पहले वाले केस में सिंपली ऐसा दिख रहा है हम लोगों को कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच जो कार्बन है वो अपना अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन वाले पार्ट में नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं। अल्फा कार्बन के लिए sp3 कार्बन होना जरूरी कंडीशन होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं, इधर भी नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं। तो बेसिकली पहले अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, दूसरे अल्फा कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है। जहां जहां नेगेटिव चार्ज बना के रेजोनेंस में डाल सकते हैं हम लोग, उन सब जगह पे नेगेटिव चार्ज आराम से बना लो, और नेगेटिव चार्ज बनाने के बाद वहां पे कितने हाइड्रोजन है उस चीज को काउंट कर लो। इसको अलग से मेंशन कर रहा है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस कार्बन से अटैच्ड अल्फा कार्बन 2 हो गया, और दोनों जगह पे हम लोग नेगेटिव चार्जेस आराम से बना सकते हैं, और दोनों जगह के नेगेटिव चार्जेस आराम से रेजोनेंस में जा सकते हैं। तो पहले वाले अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे वाले साइड में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब हम लोग के पास टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब हम लोग टोटल 6 ड्यूटेरियम लगा सकते हैं आराम से। प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा, और प्रोडक्ट बनाते चले जाना हर एक केस में। पहले वाले केस में यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन हटा, तीनों ड्यूटेरियम लगेगा। दूसरे वाले कार्बन पे भी तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटेगा और तीनों ड्यूटेरियम लगेगा। ये हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा ड्यूटेरियम एक्सचेंज के टाइम पे। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके देखो। क्वेश्चन ट्राई करो। कुछ फोन पे बात कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन ट्राई करके देखो।
हाँ मोहन, कोई डाउट है क्या? सर 3 नंबर नहीं लिखा। हमको लगा था, चलो ठीक है, ट्राई करो। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, थोड़ा एक फोन पे बात करना था, पता नहीं आज मीटिंग है शायद से, कोचिंग वाले लोग रेंट ना दे उसी के रिगार्डिंग कहीं सिटी पार्क में। चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात करें तब उस केस में इससे अटैच्ड एक अल्फा कार्बन है, दूसरा अल्फा कार्बन है। यहाँ का जो कार्बन है ये बीटा कार्बन है, तो इससे तो मतलब नहीं होगा। और ध्यान ये रखना, नेगेटिव चार्ज बन के इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है क्या? तो दिख रहा है यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो ये अपने काम का नहीं है। अल्फा कार्बन वाला पार्ट 2 है, पहले वाले साइड में हम लोग के पास 3 हाइड्रोजन है, पहले वाले साइड में 2 हाइड्रोजन है, जबकि दूसरे वाले साइड में 3 हाइड्रोजन है। तो इस केस में टोटल 5 हाइड्रोजन है जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आराम से बन सकते हैं। तो नेगेटिव चार्जेस बन सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस रेजोनेंस में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसमें 3 कार्बन है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आराम से टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मतलब हम लोग टोटल 5 ड्यूटेरियम एक्सचेंज करा सकते हैं। जैसे पहले वाले केस में 6 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे, दूसरे वाले केस में 5 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हम लोगों का जो सबसे लास्ट वाला कार्बन है उसमें 3 ड्यूटेरियम और बीच वाले कार्बन पे 2 ड्यूटेरियम, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करके देखो। 3 तो खैर सिंपल सा हो गया। अब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पार्ट में हम लोगों के पास इससे अटैच्ड 2 अल्फा कार्बन है। तो अगर 2 अल्फा कार्बन है तो दोनों के ऊपर हम लोग के पास 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब टोटल मिला करके हम लोग के पास 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो 4 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो गया, मतलब आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ वाले पार्ट में 2 ड्यूटेरियम, दूसरे वाले साइड में भी 2 ड्यूटेरियम कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में ऐसा कुछ कंसिडरेशन है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन दे रखा, तो इधर तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, तो ये अपने काम का नहीं है। इधर साइड लेफ्ट साइड में एक अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन पे 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब बेसिकली एक ही हाइड्रोजन है। तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक ही को हम लोग रिप्लेस कर पाएंगे, एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हुआ और प्रोडक्ट कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। हम लोग का एक ड्यूटेरियम वाला पार्ट आराम से इस कार्बन वाले पार्ट पे अटैच हो जाएगा, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर कितना होना चाहिए बताओ भाई कोई? क्वेश्चन नंबर 5, 0 क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में 0, क्योंकि हम लोग के पास अल्फा कार्बन तो है, लेकिन उस अल्फा कार्बन वाले पार्ट के होने के बाद भी, मतलब ऐसा अल्फा कार्बन होना कोई कंडीशन नहीं है, अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन भी तो हो। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं, मतलब 0 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गया, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। आगे ट्राई करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा? कितना होगा क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर? 0 ही होगा सर। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में भी 0 ही होगा, क्योंकि देख के ऐसा लग तो रहा है कि यहाँ वाले पार्ट का हाइड्रोजन हटा करके हम लोग नेगेटिव चार्ज अगर बनाए तो रेजोनेंस में जाएगा। बट तुम लोगों को पहले भी ये चीज मेंशन किया था, जब पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसल्ड रेजोनेंस, तब बोला था अगर पहले से पाई पाई कंजुगेशन है तो उस केस में इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा।
तो देख के भली लग रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता था बट नहीं हो पाएगा। और दूसरा, ये अल्फा कार्बन है भी नहीं क्योंकि sp3 कार्बन नहीं दे रखा, तो यहाँ का हाइड्रोजन हम लोग नहीं हटा पाएंगे। इसका मतलब 0 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा आंसर? 5. क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में अगर ढंग से कंसिडर करो तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा, लेफ्ट साइड में दिख तो नहीं रहा, लेकिन अगर हम लोग कंपाउंड वाले पार्ट को थोड़ा एनालाइज करेंगे प्रॉपरली तो इस केस में अब ये बोले थे जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज बना करके उसको रेजोनेंस में डाल सकते हैं। तो इस कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो जब रेजोनेंस में जाएगा तो आराम से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। इसीलिए रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब रेजोनेंस बहुत ही बेसिक पार्ट है, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में हर जगह यूज आता है। बहुत सिंपल तरीके से उसको यूज करना होता है। तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट आराम से रेजोनेंस में जा सकता है इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से। इनफैक्ट अगर हम लोग एक सिंपल नेगेटिव चार्ज ले और ये ऊपर वाला पार्ट ले तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ऊपर वाला पार्ट होगा क्योंकि ज्यादा लंबा रेजोनेंस है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ है और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड भी है, तो ऊपर वाला पार्ट का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं आराम से। दूसरा, यहाँ नेगेटिव चार्ज तो बना ही सकते थे, लेकिन एक और चीज देखो, जब यहाँ नेगेटिव चार्ज बना के एक रेजोनेंस कराएंगे तो एक रेजोनेंस में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। तो ये तुम लोगों को ये बोला था जहां जहां नेगेटिव चार्ज बनेगा उन सारे जगह के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बना, तो यहाँ पे इस कार्बन वाले पार्ट में एक ही हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। उसके अलावा तीसरा नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट आराम से जिधर हम लोग अल्फा कार्बन की तरफ बना सकते थे वहां पे बना दिया। तो इस केस में यहाँ वाले पार्ट में हम लोग को 2 हाइड्रोजन मिल रहा है। तो टोटल 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 6 हाइड्रोजन, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आराम से 6 के बराबर ले सकते हैं। हम लोग का प्रोडक्ट कुछ ऐसा निकल के आ जाना चाहिए कि जब हम लोग ड्यूटेरियम एक्सचेंज कैरी आउट करेंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो भी हम लोग का रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट वाले पार्ट में जहाँ जहाँ ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो सकता था उसको मेंशन कर रहे हैं। एक ड्यूटेरियम, यहाँ दूसरा ड्यूटेरियम, यहाँ तीसरा ड्यूटेरियम, इस पोजीशन पे एक ड्यूटेरियम और यहाँ वाले पार्ट पे 2 ड्यूटेरियम। ये अपना टोटल 6 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बाद आराम से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, रेजोनेंस का ध्यान रखते हुए काम करना है।
क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करके देखो कितना आंसर होगा। 6। 6 यस सर। पक्का? 5। 5। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ नेगेटिव चार्ज बन सकता है कि जब रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा और इधर नेगेटिव चार्ज बन ही सकता है। तो इस केस में इस नेगेटिव चार्ज पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ नेगेटिव चार्ज पे 2 हाइड्रोजन और सबसे लेफ्ट साइड वाले पार्ट में भी 2 हाइड्रोजन, तो टोटल सॉरी 1 हाइड्रोजन। तो उसके हिसाब से टोटल 5 ड्यूटेरियम एक्सचेंज पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 9। सर 3। क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में 3 पक्का? हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्बन के ऊपर ही माइनस चार्ज बने। अभी हम लोगों ने फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया है। तो अगर मान लो OD माइनस या H+ के साथ कंबाइन किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, और जब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो उस केस में O- वाला पार्ट जब रेजोनेंस में जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो दूसरे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, जब ये रेजोनेंस में जाएगा तब उस केस में तीसरे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। तो 3 जगह पे नेगेटिव चार्ज बन सकता है। तो टोटल 3 होना चाहिए, लेकिन अगर ढंग से देखो इस चीज को तो मालूम पड़ेगा कि अपना आंसर 3 नहीं है, टोटल 4 हो जाएगा। 1 ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम, तीसरा ड्यूटेरियम, और उसके अलावा ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ भी तो एक ड्यूटेरियम आएगा, वहाँ पे भी जो OH है उसकी जगह पे OD आएगा। तो टोटल 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है तो बताओ, और नहीं तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको ट्राई करके देखना। थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, सोच के देखना ढंग से। ट्राई करके देखना क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क के लिए। और आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग टॉटोमरिज्म वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में एसिड बेस रिएक्शन डिस्कस कर लिया, ड्यूटेरियम एक्सचेंज डिस्कस कर लिया, तो टॉटोमरिज्म फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं रह जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में टॉटोमरिज्म डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग जो एसिडिक मैकेनिज्म में हम लोग का ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो सकता है उसका एक छोटा सा पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, उसको मतलब बता देंगे कि ऐसा होता है। वो अभी अपने काम का नहीं रहेगा, मोस्टली हम लोग बेसिक मीडियम ही यूज करके चलेंगे, लेकिन फिर भी कोई डिस्कशन हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में शुरुआत में टॉटोमरिज्म चलेगा, ऑलमोस्ट एक क्लास उसमें लगेगा, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, वो सारी की सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, क्वेश्चन ढंग से नोट कर लो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कोई डाउट किसी को? चलो, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।